नमस्ते। जरा सोचिए दुनिया के सबसे मशहूर पते के बारे में। 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू, जिसे हम और आप व्हाइट हाउस के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ये सिर्फ ईंट पत्थर से बनी कोई आम इमारत नहीं है। ये एक ही समय में एक घर है, एक बेहद व्यस्त वर्कस्पेस है और सच कहूं तो दुनिया के सबसे भारी सुरक्षा वाले किलों में से एक है। तो चलिए इस ऐतिहासिक कॉम्प्लेक्स के कुछ बहुत ही दिलचस्प पहलुओं को एक साथ एक्सप्लोर करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम व्हाइट हाउस के इतिहास पर नजर डालेंगे, फिर इसके एग्जीक्यूटिव रेजिडेंस यानी मुख्य आवास को देखेंगे। उसके बाद हम इसके दो अहम हिस्सों वेस्ट और ईस्ट विंग की बात करेंगे और आखिर में जानेंगे कि आम लोग इस कॉम्प्लेक्स का दौरा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 से व्हाइट हाउस का इतिहास। देखते हैं कि इसकी शुरुआत आखिर कैसे हुई। सबसे पहली बात जो आपको हैरान कर सकती है वो है इसका आकार। ये कोई छोटा मोटा घर नहीं है। इसका पूरा कॉम्प्लेक्स पूरे 18 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। जरा सोचिए, 18 एकड़, ये अपने आप में एक आत्मनिर्भर और बेहद सुरक्षित छोटे शहर जैसा है। ये कोई आम रिहायशी जगह बिल्कुल नहीं है। और अगर आप इस 18 एकड़ की जमीन पर बनी मुख्य इमारत के अंदर जाएं, तो वहां 132 कमरे और 35 बाथरूम मौजूद हैं। है ना कमाल की बात? इतने विशाल ढांचे को मेंटेन करना और साथ ही यहां से पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाले फैसले लेना, ये वाकई एक बहुत ही बड़ा काम है। अब जरा इसके सफर पर नजर डालते हैं, जो काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा है। 1792 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 1800 में जॉन एडम्स यहाँ शिफ्ट होने वाले पहले राष्ट्रपति बने। लेकिन 1814 में एक बड़ा झटका लगा जब ब्रिटिश सैनिकों ने इसे लगभग पूरी तरह जला दिया था। खैर, समय के साथ चीजें बदली। 1901 में इसे आधिकारिक तौर पर व्हाइट हाउस नाम मिला और 20वीं सदी के मध्य तक आते आते जब ये इमारत सचमुच ढहने की कगार पर थी, तो इसे बचाने के लिए ट्रूमैन प्रशासन ने इसका पूरा आधुनिकीकरण किया। इस इमारत की जो शानदार झलक हम आज देखते हैं, वो इसकी नियो क्लासिकल जॉर्जियन वास्तुकला की वजह से है। 1792 में आयरिश वास्तुकार जेम्स होबन ने इसे डिजाइन किया था। जैसा कि मैंने अभी बताया, 1814 में एक भीषण आग लगी थी, लेकिन उसके बावजूद 1817 तक इसके उसी ओरिजिनल और शानदार डिजाइन को पूरी तरह से बहाल कर लिया गया। इसी वजह से इसका वो ऐतिहासिक आकर्षण आज भी बरकरार है। वैसे एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट बताऊं, शुरुआत में इसे व्हाइट हाउस नहीं कहा जाता था। लोग इसे प्रेसिडेंट्स पैलेस या एग्जीक्यूटिव मेंशन जैसे भारी भरकम राजसी नामों से बुलाते थे। लेकिन फिर 1901 में राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने उन पुराने शाही नामों को हमेशा के लिए हटा दिया और इसे आधिकारिक तौर पर व्हाइट हाउस का नाम दे दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, कार्यकारी आवास यानी एग्जीक्यूटिव रेजिडेंस। आइए देखते हैं कि अंदर से ये जगह कैसी है। इस मुख्य निवास के अंदर कुछ बेहद खास और ऐतिहासिक कमरे मौजूद हैं, जैसे कि स्टेट डाइनिंग रूम, ब्लू रूम और ईस्ट रूम। ये सिर्फ कमरे नहीं हैं। जॉन एडम्स के समय से लेकर आज तक जब भी दुनिया का कोई बड़ा नेता या खास मेहमान आता है, तो इन्हीं भव्य कमरों में कूटनीति, स्वागत और हाई लेवल मीटिंग्स का दौर चलता है। लेकिन रुकिए, यहाँ सिर्फ गंभीर काम ही नहीं होते। एक तरफ तो ये दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों का केंद्र है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ एक आम रिलैक्सिंग लाइफस्टाइल की झलक भी मिलती है। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मूवी थिएटर और यहाँ तक कि एक बोलिंग एली भी है। एक ग्लोबल कमांड सेंटर और रोजमर्रा के मनोरंजन का ये अनोखा कॉम्बिनेशन इसे वाकई एक बहुत ही दिलचस्प जगह बनाता है। अब आते हैं भाग 3 पर, वेस्ट और ईस्ट विंग। ये दोनों विंग इस पूरी जगह का असली प्रशासनिक इंजन है। यहाँ आपको कामकाज का एक बेहतरीन और बिल्कुल स्पष्ट बंटवारा देखने को मिलेगा। एक तरफ है वेस्ट विंग, जहाँ ओवल ऑफिस, कैबिनेट रूम और सिचुएशन रूम मौजूद हैं। यहीं पर दुनिया भर के सबसे तनावपूर्ण और बड़े फैसले लिए जाते हैं। और दूसरी तरफ है ईस्ट विंग, जहाँ फर्स्ट लेडी का ऑफिस और स्टाफ काम करता है। ये विंग वो बहुत ही अहम सपोर्ट सिस्टम तैयार करता है, जिसकी वजह से वेस्ट विंग का भारी भरकम काम सुचारू रूप से चल पाता है। और जब हम वेस्ट विंग की बात कर ही रहे हैं, तो ओवल ऑफिस का जिक्र करना तो बनता ही है। ये अंडाकार कमरा अमेरिकी राष्ट्रपति का मुख्य वर्क स्पेस है। सोचिए, यही वो जगह है जहां से सबसे अहम नीतियां बनती हैं, ऐतिहासिक संधियों पर साइन होते हैं और सच कहा जाए तो यहीं पर इतिहास रचा जाता है।
अब हम अपने आखिरी हिस्से यानी भाग 4 पर आ गए हैं, इस कॉम्प्लेक्स का दौरा करना। आइए जानते हैं कि आम जनता के लिए यहाँ जाना कैसा है। देखिए, इस अत्यधिक सुरक्षित जगह के अंदर सीधे चलते हुए जाना तो बिल्कुल नामुमकिन है। यहाँ पब्लिक टूर्स की अनुमति जरूर है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इसके लिए आपको महीनों पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के किसी सदस्य के जरिए आपको आधिकारिक रिक्वेस्ट भी भेजनी होती है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये प्रक्रिया बेहद सख्त रखी गई है। यहाँ एक साथ दो चीजें बहुत अच्छी तरह से काम करती हैं। अगर आप सिर्फ इतिहास जानना चाहते हैं तो व्हाइट हाउस विजिटर सेंटर आपके लिए बहुत अच्छा है, जहां बिना किसी मुश्किल परमिशन के आपको बहुत सी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन वही दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस 24 घंटे ये सुनिश्चित करती है कि ये पूरा 18 एकड़ का एरिया दुनिया के सबसे मजबूत सुरक्षा घेरे में रहे। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल मन में आता है। 18वीं सदी में बनी एक ही इमारत लगातार खुद को समय के साथ कैसे ढालती आ रही है? कैसे ये एक ही समय में दुनिया का सबसे सुरक्षित ग्लोबल कमांड सेंटर भी है और साथ ही पीपल्स हाउस यानी जनता का घर होने की अपनी पहचान भी बनाए हुए है?